अगली हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। सुनिए, परावर्तन में प्रकाश किरण टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आती है और अपवर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से, सुनना, ये कोई सतह है। ऊपर मान लिया आपने साहब माध्यम नंबर 1, नीचे मान लिया हमने माध्यम नंबर। हेलो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। जी हाँ, अनअकैडमी कराने जा रहा है एक बहुत ही अच्छा इवेंट जिसका नाम है क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट इवेंट एक कराने जा रहा है जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यह इवेंट 31 जनवरी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। आप ध्यान से सुने, इस इवेंट में आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस इवेंट के अंदर जो जो चीज़ आप सीख सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, इस इवेंट में जो आप सीख सकते हो वो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए आप, गेम ट्रिक्स। जी हाँ, मैजिक, डॉडलिंग, पोइट्री, कोडिंग, एक्सेल, रोबोटिक मेकिंग एंड ऐप क्रिएशन, ये सारी चीज़ आप सीख सकते हो। अटेंड करिए इस इवेंट को, क्रिएटिव कॉर्नर इवेंट। और यह मैं बता दूं आपको, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम आने वाली हैं। और ये बता दूं मैं आपको, ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और मैं इनकी आपको टाइमिंग बता देता हूँ कब कब ये होने वाली हैं। यह आप ध्यान रखें, 31 जनवरी 9 बजे से ये स्टार्ट होने वाली हैं। और ये कब कब स्टार्ट होने वाली है ये मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपको देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से दिख सके। देखिए, सबसे पहले जैसे चेस का है 9 बजे से है। कोडिंग ये देखिए 10 बजे से है। एक्सेल है 11 बजे से। पोइट्री है 12 से। रोबोटिक है 3 बजे से है। मैजिक 4 बजे से। ऐप क्रिएशन 5 बजे से। ये इनकी टाइमिंग है। आप सीख सकते हो इनको बहुत ही आसानी से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रहे, 31 जनवरी 9 बजे से ये इवेंट स्टार्ट होंगे, तो आप सभी अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, 31 जनवरी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अभी रजिस्टर कर सकते हैं आप। रजिस्टर करने के समय अगर आपसे कहीं भी रेफरल कोड अगर मांगा जाता है, तो आप रेफरल कोड में लिख सकते हैं EXPERT10, EXPERT10। जी हाँ, अपना रेफरल कोड है EXPERT10। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करते हो या ख़रीदते हो, तो आपको अपना रेफरल कोड EXPERT10 यूज करने पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो आज ही आप जुड़िए अनअकैडमी से। और इसके अलावा आप बहुत सारे कोर्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में। नंबर 2, माध्यम अलग अलग है तो क्या प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग होगा भाई? हर माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है ना। तो अपन प्रकाश का अपवर्तन देख रहे थे ना। अपवर्तन की घटना में माध्यम चेंज होगा। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी ना। माध्यम चेंज होगा मतलब अपवर्तन चेंज होगा। अपवर्तन चेंज होगा मतलब प्रकाश की चाल चेंज होगी भाई। एक फॉर्मूला बता रखा है आपको मैंने, अभी आपने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा है, C बराबर NV। C बराबर NV, तो B बराबर होता है C/N। किसी भी माध्यम में चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, हाँ है ना। प्रकाश किरण ऐसे आया, अच्छा, इसके लंबवत क्या हो जाएगा आपका? अविलंब। सतह ना होती तो प्रकाश सीधा बाहर निकलता, पर माध्यम चेंज हुआ, अपवर्तनांक चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हुई, और स्पीड चेंज हुई तो प्रकाश इस रास्ते से नहीं जाएगा। अब इसका पथ क्या होगा? विचलित। या तो अविलंब से दूर हट जाएगा या अविलंब की ओर। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। 2 नियम है इसमें, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होंगी
और साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। स्नेल का नियम नहीं है बेटा ये। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 बटा n1। आपतन कोण ये लिया है आई ऊपर, अगर तो दूसरे पक्ष में अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का आएगा, ध्यान रखना। और ये वाला एंगल या ये वाला एंगल क्या बन जाएगा आपका? आर। पढ़ा होगा इतना आप सबने। अब एक नाम आता है सघन और विरल। ये किस आधार पर तय होंगे कौन सघन है कौन विरल है? अपवर्तनांक के आधार पर। अपवर्तनांक की परिभाषा देखनी हो आपको यहाँ से, तो क्या n का सूत्र C/V नजर आया क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। वायु के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू लगभग 1 होती है, कांच 1.5 या 3/2 और जल 1.33 या 4/3। हाँ है ना? हीरा का भी याद करा, हीरा 2.42। देख लेना जितने हो जाए उतना ठीक। हाँ है ना? तो दो माध्यमों में से जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो सघन, जिसका कम वो विरल। सघन से विरल में गई है, अविलंब से दूर हटेगी, रफ्तार बढ़ जाएगी ना। विरल से सघन में गई है, अविलंब की ओर मुड़ेगी। क्लियर है भाई यहाँ तक? उसके बाद हेडिंग बोलना, अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं होंगी। गोलीय सतह से अपवर्तन। चलो बहुत बढ़िया। देखो अब ये काम का है, इंपॉर्टेंट है। अब खैर देखो सरकारी तंत्र है, कुछ कह नहीं सकते। अपवर्तन हटा दिया है तो फिर बच्चे को गोलीय सतह से अपवर्तन कैसे समझ में आएगा? आ सकता है क्या? समझना आप ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंगों में से है, नहीं हटी होगी तो प्रबल संभावनाएं आने की ना। हेडिंग देखना, गोलीय सतह से सबकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। विशेषकर नए बच्चे ध्यान से देखना भाई, पुराणों का जमाना रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। देखो दर्पण गोलीय सतह नाम दिया है ना इसने, तो सबसे पहले एक गोलीय सतह ऐसी लेना। इधर कोई मीडियम एक सपोज एक तरीके से, तो इसको हल्का हल्का सा डार्क करते हैं। है ना? ये हुई गोलीय सतह। दर्पण कब होता? जब एक साइड पॉलिश करते। दर्पण कब होता? और लेंस कब होता? जब इसमें एक सतह और मिलाएं, तब क्या बनेगा? लेंस। फिलहाल क्या है? गोलीय सतह। ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने साहब, और ये इसका ध्रुव बना दिया P। यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? यहां रखा है ऑब्जेक्ट। क्लियर? जो प्रकाश किरण ऐसे आई होगी तो ये तो अविलंब अवस्था में, तो अविलंब केंद्र से गुजरता है, केंद्र से कहीं ना कहीं केंद्र होगा। यहाँ ले लो, ये लो। तो जो किरण लंबवत आई एक तरीके से, क्या यही अविलंब बन जाएगा? हाँ या ना? यही अविलंब, यही आने वाली किरण तो क्या सीधी बाहर निकल जाएगी? मैंने कहा ना, लंबवत में परावर्तन भी आती है तो उसी रास्ते से जाती है, और अपवर्तन में भी सीधी निकलती है लंबवत वाले केस में। हाँ या ना? फिर कुछ एंगल पे आई, मान लो यहाँ इस पॉइंट को P नाम दिया हमने। क्या नाम दिया? P। तो क्या अपवर्तन होगा एक तरीके से? क्या प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी? अरे बोला करो, अविलंब चाहिए। कहाँ से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र हमने बना दिया। हाँ या ना? तो क्या प्रकाश किरण वायु से कांच का मतलब हुआ सघन से विरल में जा रही है? कुछ भी बोलूं उसमें हाँ करना है। कहाँ जा रही है?
तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी ना। तो अंदर का अविलंब तो ये तो है, सीधी जानी चाहिए थी, पर अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। साहब ये अविलंब की ओर मोड़ दिया, हाँ या ना। एक किरण तो ये आ ही रही है, दूसरी ये आ गई, तो क्या इस जगह पर इसकी इमेज बन गई? अरे रो दिया करो, डायग्राम समझ में आ गया? ये मानो 50% हेडिंग हो गई अगर डायग्राम समझ में आया तो। क्लियर है ना। आपने गोली सतह बनाई, बाहर वायु रखी, अंदर कांच लिखा, प्रकाश कण एक तो सीधी बाहर निकाल दिया अपन ने, कुछ कोण पर आई, अविलंब बनाया, अविलंब की ओर मोड़ दी। अब देखना ध्यान से, क्या ये वाला कोण आई हो जाएगा? आपतन कोण है, क्या ये वाला कोण आर हो जाएगा? अरे नहीं आया। इस पॉइंट को कोई एम नाम दे दें, एम है, और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर पी डैश पर। कहाँ डालेगा? पी डैश पर। इस न्यून कोण को अल्फा, इस न्यून कोण को बीटा, और इस न्यून कोण को गामा। आया कि नहीं आया? अब सब कुछ डायग्राम से टिकना है। डायग्राम क्लियर हो पाया? कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल। आप एम पर स्नेल लगाओ, एम पर स्नेल से क्या कहता है स्नेल? बोलो। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन टू बटे एन वन। आपतन कोण आई है क्या? साइन आई बटे साइन आर, हाँ या ना? कौन अल्प है? वो कहानी सुना देंगे। कौन अल्प है? तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं हम, साइन आई को केवल लिखेंगे आई, साइन आर को आर। क्या एन टू बटा एन वन, और वज गुना कर दो अगर इसका, तो एन वन इंटू आई बराबर एन टू इंटू आर। यहाँ तक खेल समझ में आया कि नहीं आया? समझना भाई बहुत ध्यान से। पुराने बच्चों को तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और नए बच्चे भाई बहुत ध्यान लगाएं। नोट्स लिख लिए सबने? अरे नोट्स लिखे कि नहीं लिखे? मैं तो लिखूंगा नहीं, लिखना आपको ही पड़ेगा, है ना। सतह बनाई हमने, एक गोली सतह, डायग्राम वायग्राम पूरा बनाया, घर बना के देखना, ना हो तो पूछ लेना। फिर हमने एम पर क्या लगाया? स्नेल। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन टू बटे एन वन, कोण अल्प, ये सब होता गया यहाँ तक। अपने को आई की और आर की वैल्यू निकालनी है। एक तो हमें किसका मान निकालना है? आई का, और एक हमें किसका मान निकालना है? आर का। तो आई का मान कहाँ से निकलेगा? आप एक को दो त्रिभुज दिखाता हूँ मैं। त्रिभुज देखना आप, ओ एम सी, हाँ या ना? त्रिभुज में एक प्रमेय होती है कि दो कोण तो बन रहे हो अंदर, तीसरा कोण बन रहा हो बाहर, तो आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। देखो इस त्रिभुज में ऑब्जेक्ट को सेंटर से मिलाया मैंने ना एक बार, अल्फा बन रहा है अंदर, बीटा बन रहा है अंदर, यहाँ अंदर नहीं बन रहा पर बाहर बन रहा है आई, है ना। तो क्या आई की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा। आया कि नहीं आया? अरे बोला करो भाई। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर से मिलाते हुए त्रिभुज देखा, तो एक बार इमेज को भी देख लीजिए। आई एम सी, क्या यहां अंदर बन रहा है गामा? क्या यहां अंदर बन रहा है आर? अंदर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। आया कि नहीं आया भाई? अरे बोला करो। क्या करना चाहिए मुझे? आई और आर के मान यहां जमा दें क्या? जमाओ। n1 आई की जगह पर अल्फा प्लस बीटा, n2, अरे यहां तक खेल समझ में आया? बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूं भाई। पहले अपने डायग्राम बनाया, एम पर आपने स्नेल लगाया, कोणों को अल्प किया, एक समीकरण बन गया। ऑब्जेक्ट सेंटर को मिलाते हुए एक त्रिभुज और इमेज सेंटर को मिलाते हुए एक त्रिभुज, OCM और ICM। अपन ने आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर करते गए, आई और आर के मान आ गए। अब इन आई और आर के मानों को आप समीकरण नंबर 1 में जमाइए। बोलना देखो, जमा दिया हमने यहाँ पर। आप सुनना, कोण अल्प है,
याद करो, जब कोण अल्प होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिखता हूँ मैं, टेन थीटा को भी थीटा लिखता हूँ। जरूरत पड़ने पर थीटा को टेन थीटा या साइन थीटा भी तो लिखा जा सकता है, हाँ है ना। तो यहाँ थीटा दिख रहे हैं मुझे, तो बात है कि मैं साइन लगाऊं कि टेन लगाऊं इसमें अब, और क्यों सुनना मैं बताऊंगा भाई। अल्फा है, अल्फा को दो तरीके से लिखता हूँ, साइन अल्फा या फिर टेन अल्फा। बीटा को साइन बीटा या फिर टेन बीटा। साइन लगाएं कि टेन लगाएं, वो चीज़ हमें देखनी है। सुनना, सपोज हमने साइन लगा दिया, क्या लगा दिया, साइन। तो फिर साइन अल्फा का मान आप कौन से त्रिभुज से निकालोगे, देखना। अल्फा देख लो कहाँ बन रहा है, और समकोण त्रिभुज देख लो कहाँ बन रहा है, ओपी डैश एम। अरे अल्फा को देखो, ओपी डैश एम से निकालोगे ना। और टेन होता है लंब बटे आधार, लंब है पी डैश एम, आधार है पी डैश ओ। टेन बीटा कहाँ से निकालोगे आप, सी पी डैश एम से। और गामा कहाँ से निकालोगे, आई पी डैश एम से। सपोज मैंने साइन लगाया होता, साइन नहीं लगा तो टेन लगाएंगे लगाने को, तो साइन लगाया होता तो साइन अल्फा का मान साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना, पी डैश एम, और कर्ण कितना, ओ एम। टेन बीटा में लंब पी डैश एम, कर्ण ये, तो टेन का लंब ये और कर्ण ये। तो लंब तो तीनों में कॉमन दिख रहा है, लंब तो ठीक है, बट कर्ण की वैल्यू नहीं पता। हमें पता है तो आधार की वैल्यू। सोचना टेन लगाने से क्या फायदा है, टेन अल्फा होगा लंब बटे आधार, लंब होगा पी डैश एम, आधार होगा पी डैश ओ, जो आगे जाकर पी ओ बन जाएगा। और पी ओ तो माइनस यू है, हाँ या ना। टेन बीटा लंब पी डैश एम तो कॉमन है, उसमें देखेंगे आधार पी डैश ये जो आगे जाके पी सी बन जाएगा। ऐसे टेन गामा, तो मुझे टेन लगाने में फ़ायदा है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा एन वन, अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा, बीटा को टेन बीटा, ये समझ में आया। अब कुछ नहीं, टेन अल्फ़ा का मान देखिए आप, समकोण त्रिभुज ओ पी डैश एम नजर आ रहा है बोर्ड पर, ध्यान से गहराई से देखना। ओ पी डैश एम, टेन लंब बटे आधार, तो पी डैश एम बटा पी डैश ओ। टेन अल्फा की जगह पर पी डैश एम बटा पी डैश ओ। टेन बीटा, क्या सी पी डैश एम दिख रहा है, लंब बटे आधार, पी डैश एम बटा पी डैश सी, पी डैश एम बटे पी डैश सी, एन टू पी डैश एम बटा पी डैश सी, और पी डैश एम बटा पी डैश आई, हाँ या ना। द्वारक कैसा है, अल्प, तो द्वारक अल्प है तो क्या इसको पीओ लिख दें। अरे पी डैश को हटा दें एक तरीके से, पीओ क्या माइनस यू है क्या, क्या पीओ माइनस यू है क्या। ध्रुव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपोजिट वैसे आ रहे हैं, माइनस यू। क्या पी सी प्लस का आर है, समझ पाए क्या आप। फिर ये प्लस का आर है और ये प्लस का वी है। ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस एन वन बटा यू प्लस एन वन अपॉन आर, एन टू अपॉन आर माइनस एन टू बटा बी, हाँ या ना। आर वाले एक पक्ष में, बिना आर वाले एक पक्ष में। देखना ध्यान से, इधर एन टू बटा आर है क्या, और भाई साहब को इसको बुला लो, तो माइनस एन वन बटा आर, इसको इधर ले जाऊंगा उधर ले जाऊंगा तो एन टू बटा बी प्लस का हो जाएगा, और माइनस एन वन बटा ये, हाँ या ना। तो क्या बन जाएगा बताना, कॉमन लघुत्तम लेकर लिखूँ तो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, एन टू बटा वी माइनस एन वन बटा ये। अरे को समझ में आया। हेडिंग थी गोलीय सतह से अपवर्तन कैसे हुआ, वो पूरी थीम समझ में आई। नोट्स में मैंने बहुत ढंग से बहुत डीपली लिखा रखा है, ठीक है। और लास्ट का रिजल्ट एज इट इज याद कर लेना, एन टू माइनस एन वन बटे आर बराबर एन टू बटा बी माइनस एन वन बटा ये सूत्र हमने प्रूफ किया है तब जब बरल से सघन में जा रही है। प्रकाश किरण बरल माध्यम से कौन सा माध्यम जा रही है साहब, सघन माध्यम। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट हेडिंग बोलिए। घटनाएं छोड़ो, बर्तन हट के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। क्रांतिक कोण,
हेडिंग आई होगी क्रांति के, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अरे आवाज नहीं है। आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। क्रांति के कौन? सुनिए, आप ऐसे समझे, इधर बोर्ड देखें, मैंने पहले भी समझाया था आपको। सपोज नीचे है जल और ऊपर है वायु, इसका बढ़तांक n1 मान लो, इसका बढ़तांक कितना मान लो n2। हाँ या ना? यहां पर कोई वस्तु है तो जो किरण लंबवत आती है वो तो सीधी निकलेगी भाई। हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? और जो एक कोण बनाती हुई आएगी, क्या वो जल से वायु में जा रही है? मतलब सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से दूर हटेगी। सीधी ना जाकर, सीधी तो ऐसे जाती ना, अविलंब की। अरे नहीं आया? और कौन बढ़ाओ, बोलो। और हटी, हटते 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 एक बार ऐसी निकल जाएगी क्या? ये कोण कितने का हो जाएगा? तो इस आपतन कोण को ही कहते हैं क्रांतिक कोण। सुनना क्रांतिक कोण की परिभाषा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। कंडीशन सुन लेना, अगर उल्टा होता, अगर विरल से सघन में जाती तो क्या अविलंब से दूर हटती? क्या अविलंब की ओर मुड़ती? खेल खराब हो जाता उल्टा। हाँ है ना? तो जब प्रकाश किरण, कान खोल लेना, अच्छे सुन लेना भाई। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो, 90 डिग्री का है, क्रांतिक कोण कहलाता है। दिमाग को दो बातें फीड करना। क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा, और एक आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण कितना आ जाए? समकोण। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर है? अब अगर मैं आपतन कोण और बढ़ाऊं, मतलब इस कंडीशन में जो आपतन कोण है वो ज्यादा है आईसी से, है ना? मतलब हमने आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या कर दिया? ज्यादा। तो ये प्रकाश किरण पूर्ण रूप से, पूर्णतया वापस इसी माध्यम में लौट आएंगी। इस घटना का नाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR बोलते हैं इंग्लिश में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। है ना? दोबारा दो परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आध फंस सकती है एग्जाम में। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? अरे मुझे बोलने दो भाई, आपका काम तो पूछूंगा ना आपसे, चिंता मत करो। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर है? और पूर्णांतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश पूर्ण रूप से इसी माध्यम में लौट आएगा। यह घटना पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है।
हाँ या ना? पूर्णांतक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, सुनना। जैसे कि एक बड़ा फेमस नाम है मरीचिका प्रभाव। मरीचिका सुन लो, खाली सुनना, सबकी निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। नोट्स बोर्ड्स तुम बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो मरीचिका क्या होता है। अक्सर गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे राजस्थान में दिखाई देगा, गर्मियों के दिनों में आपने सड़क पर देखा होगा कि आपको कुछ दूर पानी सा दिखाई देता है। सबने देखा होगा। ऐसा कोई थोड़ी सा, हम तो गर्मी कोई बाहर गए ही नहीं, देखा ही नहीं, ऐसा कोई है? और ऐसा कोई है क्या? नहीं होगा। सबने देखा होगा कि सड़क पर कुछ पानी सा दिखाई देता है, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो कोई पानी नहीं होता। मतलब मरीचिका वास्तव में नहीं होती, एक दृष्टि भ्रम है। एक दृष्टि कैसे, वो समझेंगे, देखना यहां से। ये मान लो सड़क है, हाँ है ना? अक्सर मरीचिका जहाँ दिखाई देती है ना, उसके आसपास कोई झाड़ी वगैरह, कोई पेड़, कोई बिल्डिंग, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कंपलसरी। तो हमने मान लिया कोई पेड़ है, ठीक है। गर्मी के समय अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, अच्छी खासी गर्म हो जाती है। आप मतलब बिना चप्पल के चल भी नहीं सकते शायद, है ना? तो ये जो पास की लेयर है, आपको पता है वायु का प्रभाव परतों के रूप में होता है भाई। तरल पढ़ा है 11वीं क्लास में। तो ऐसी वायु की बहुत सारी परतें रही होंगी एक तरीके से, समझिए। पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म है, पास की वायु गर्म है, तो ये काम करेगी सघन का। जो गर्म होती है वो सघन का काम करती है। ऊपर की अपेक्षाकृत, वैसे तो ऐसे तो नहीं है ऊपर एसी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, पर अर्थ के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी तो ठंडी होगी, तो ऊपर काम करेगी सघन का। अरे मैंने गलत बोल दिया, ये बदल है, और ये कैसा है, सघन। अक्सर गर्मियों के दिनों में पृथ्वी गर्म होती है, जिससे पृथ्वी की समीप की वायु ऊपर की तुलना में अधिक गर्म होती है। तो नीचे की वायु काम कर रही है बरल का, और ऊपर काम कर रही है सघन का। यहां साहब सूरज देवता बैठा हुआ है, यहां से प्रकाश किरण आई, इस पेड़ पर टकराई, हाँ या ना? और जैसे ही वृक्ष से, झाड़ी से वगैरह वगैरह, किसी भी चीज से, जरूर नहीं पेड़ से आएगी, वो टकरा कर लौटेगी ना, तो क्या एक तरीके से सघन माध्यम से विरल माध्यम एंट्री कर रही है? सीधी जानी चाहिए थी, पर क्या मुड़ जाएगी अवलंब से दूर, हाँ है ना? दूर मुड़ते 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 ऐसे ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। ये ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऐसे, हाँ है ना? गर्मियों में अक्सर पृथ्वी के निकट की वायु अपेक्षाकृत ऊपर की तुलना में गर्म होती है, नीचे की वायु सघन माध्यम का, ऊपर की वायु विरल माध्यम का काम करती है। जब किसी वृक्ष से टकराकर प्रकाश किरणें लौटती हैं तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, अपवर्तन के कारण अविलंब से दूर हट जाती हैं, हाँ या ना? और मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती है। अब सुनो, आप यहां खड़े हो, अब हमारा दिमाग क्या है? दिमाग आपके कंट्रोल में है क्या? मस्तिष्क कंट्रोल में है क्या? कुछ घटनाएं कंट्रोल में है, कुछ घटनाएं नहीं है। सपनों का आना, सपने में कौन कौन आता है आपके में? कंट्रोल है क्या सपनों पर? आप सोच के सोते हो कि आज सपने में उसको आना है, और सो जाते हो। अरे ऐसा है क्या? अगर ऐसा हो तो बताओ जरा, किस किस को बुलाओ। कुछ घटनाएं आत्मा मत जगाओ, आत्मा शांत रख, समझ में गया? दिमाग की कुछ घटनाएं अनियंत्रित है, मतलब दिमाग ही सोचता है इन चीज़ों को ना। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और इस टाइप की घटना मुझे हुई, तो मुझे क्या लगेगा, हमारे मस्तिष्क को क्या लगेगा कि ये किरणें भूमिगत हैं, क्योंकि प्रकाश हमारे दिमाग में चलता है कि भाई सीधा आया है। कैसा आया है? सीधा। तो ये जो किरणें आई है ना, तो एक दृष्टि भ्रम ऐसा बनेगा कि भाई प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं? अर्थ में से,
और एक तरीके से हमें इसका इमेज दिखाई दिया, कुछ ऐसा दिमाग सोचेगा। आपको हम तो हर तो नहीं सोचता, सबका सोचता है ना। अब मिट्टी में तो इमेज बन नहीं सकती, बन सकती है क्या? तो फिर दिमाग में कल्पना होती है कि इस जगह पर कुछ जलाशय वगैरह है, कुछ पानी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पानी। पर जब ये ऑब्जर्वर आगे बढ़ता है, यहाँ आ गया, तो क्या ये किरण इसकी आंख में अब प्रवेश कर रही है? क्या आंख यहाँ है? अरे आंख यहाँ है इसकी, अब प्रवेश कर रही है क्या? ना, इस जगह पानी नहीं दिखता। फिर कहीं और से आने वाली किरणें प्रवेश कर रही होंगी, तो फिर पानी कहीं कुछ और दिखता है। हाँ है ना। एक्चुअल में मरीज का वास्तव में कोई घटना नहीं है, हमारे दिमाग में एक दृष्टि भ्रम कहो इस चीज को। क्या नाम दो? दृष्टि। वास्तव में देखा है ना आपने, एक्चुअल में होता है क्या? होता है, फिर भी आपको दिखाई देता है, मतलब मात्र कल्पना है दिमाग की एक तरीके से। हाँ या ना। ये हुआ अपना कौन सा प्रभाव? मरीज का प्रभाव। एक और है इसमें सुनना, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरा जो होता है ना, उसकी बनावट कुछ इस तरीके की। 2-3 बातें याद कर लेना हीरे के बारे में भाई। अपवर्तनांक तो आपने याद कर ही लिया अभी, 2.42, और क्रांतिक कोण 24.4। हाँ या ना। हाँ 20 के तक को भी देख लेना अपने हिसाब से। हीरे की बनावट इस तरीके से की जाती है, हीरे की सतहों को घिसा जाता है इस तरीके से कि प्रकाश किरण एक बार इसमें प्रवेश कर जाए तो ये नहीं सीधी बाहर निकल गई ना, इसका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर यहाँ से कहीं यहाँ आएगी, फिर यहाँ से कहीं यहाँ आएगी, फिर यहाँ से कहीं यहाँ आएगी। मेरी बात समझ लो क्या चाह रहा हूँ। फिर हो सकता है बाहर निकल जाए, वो एक अलग बात है। पर चूंकि जैसे मान लो ये मेरी मुट्ठी जो है वो अब डायमंड मानो, लाइट रे आई इसके ऊपर, इसके अंदर घुसी और घूमती रही, फिर बाहर निकली, तो इसके अंदर प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ है ना। और वो चीज़ हमें चमकदार दिखाई देती है। खत्म। एक और है प्रकाशिक तंतु। क्या घटना का नाम है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे सुनना, इसमें एक क्वार्ट्ज की बनी हुई एक बारीक, थोड़ा बड़ा ले होती तो बहुत बारीक है, एक नलिका होती है। हाँ है ना। इसे कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और इसके ऊपर चढ़ाते हैं एक परत, कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की। किसकी? इसको बोलते हैं क्लोडिंग। क्या बोलते हैं? जिन संकेतों को भेजना होता है एक सिरे पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डाला जाता है, और यह किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए बिना हानि के दूरस्थ स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो आपने कुल मिलाकर 5 बातें सीखी। सुनना, पहला क्रांतिक कोण समझ में आया आपको? प्रकाश किरण सघन से ब्रह्म में प्रवेश करे तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण। एक सूत्र भी बन सकता है, सूत्र बना दो। इस डायग्राम को देखना, दूसरा डायग्राम देख लो। नीचे तो मान लो आप जल, हाँ है ना, ऊपर मान लो आप वायु। ये प्रकाश किरण ऐसी आई, क्या अवलंब हुआ? और अगर ये कोण IC है, मतलब क्रांतिक कोण है, तो क्या ये 90 डिग्री का हो जाएगा? स्नेल लगाओ। वायु का अपवर्तनांक N1 मान लो, और जल का अपवर्तनांक कितना मान लो? N2। स्नेल बोलना, स्नेल साइन IC बटे साइन 90। तो पहले कोण ये लिया ना, उधर का अपवर्तनांक N1 बटा N2। क्या साइन 90 1 होता है? क्या ये साइन IC आएगा इधर? वायु का अपवर्तनांक 1 जमा दे 1 है N1 की जगह पर, इसका कोई N जमा लो, तो IC का फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स 1 बटा। ये भी याद कर ले लो। एक तो क्रांतिक कोण की परिभाषा, प्रकाश का सघन माध्यम से ब्रह्म माध्यम में प्रवेश करता है तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो क्रांतिक कोण कहलाता है। IC बराबर साइन इनवर्स 1 बटा N। और दूसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से ब्रह्म माध्यम में प्रवेश करे तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो। सॉरी, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से ब्रह्म माध्यम में प्रवेश करे और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो।
तो प्रकाश संपूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट आता है। यह घटना प्रकाश का पूर्णांतक परावर्तन है। 3 घटना, मरीच का, हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु, खेल खत्म। अब स्टार्ट होता है आपका लेंस। बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर ये सारा। अरे आवाज नहीं रहे। देखिए लेंस की बात करें, इधर देखो, लेंस होता क्या है, 2 वक्राकार सतहों को मिला दिया जाए। ये सतह है ना पहली, इसमें एक सतह और जॉइंट कर दो तो क्या बन जाएगा, लेंस। 2 प्रकार का है, उत्तल अवतल, सब जानते होंगे आप लोग। कौन सा है ये, उत्तल। कौन सा है ये, दूसरा भाई इसका, सबको पता है यहाँ तक, उत्तल लेंस और अवतल। सारी फालतू की बातें हैं ये। मैं सीधा लेंस समीकरण पर आ जाऊँ। 2 4 5 लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ लेना आप, कुछ नहीं है उसमें, मुद्दा की बात पाते हैं ना। लेंस नहीं हटाया भाई कुछ भी लेंस में से, है ना। अब सब इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हेडिंग है आपका लेंस समीकरण। अरे आवाज। तो लेंस समीकरण होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। आपको दर्पण का याद है क्या, मैंने आपको दर्पण का 1/u प्लस 1/b याद नहीं करवाया था, ताकि यहाँ इजी रहेगा। दर्पण का जो भी आपने सूत्र पढ़ा है ना, एक तुक्का बता दूं, u का चिन्ह बदल देना, सब लेंस में बदल जाएंगे अपने आप। दर्पण समीकरण आपने क्या पढ़ा था, दर्पण के लिख रहा हूँ, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आवर्धन में आपने 4 पढ़े थे, h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u, f माइनस v अपॉन f, f अपॉन f माइनस u। ये तो किसके हैं, दर्पण के। अब इनको लेंस का बनाऊं, u का चिन्ह बदलो, u के सामने का चिन्ह बदलो, प्लस को कर दो माइनस, लेंस का समीकरण बन गया साहब। ये एज इट इज, ये एज इट इज, u का चिन्ह बदलो तो ये प्लस बदल गया, इसमें u है ही नहीं है, इसका चिन्ह बदलो, ये प्लस खेल खाता। अरे नहीं आया, ये लेंस के बन गए। सारे प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। तो सबसे पहले तो हम एक लेंस बनाएंगे। ये लेंस हो गया ना, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, ये ऑब्जेक्ट है ए बी जो सी से आएगी, वो तो सीधी निकल जाएगी, अरे हाँ या ना, और जो समांतर आएगी कहीं तो काटेंगी ना, ये फोकस। इसको कोई भी एम नाम दे दिया। क्या यहां आपकी इमेज बन रही है, ए डैश और बी डैश, हाँ या ना। जब आपने दर्पण समीकरण निकाला था तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ऑब्जेक्ट के लिए 2 त्रिभुज लेने हैं जो समरूप होंगे, समरूपता लगानी है और ए बटा ए डैश बी डैश का मान निकाल लेना है। कही थी कैसे। फिर इमेज के लिए आपको 2 त्रिभुज देखने हैं जिनमें आपको समरूपता लगानी है ना, और वापस से ए बटा ए डैश बी डैश का मान निकालना है। दोनों को बराबर करना है, कुछ कट जाए तो ठीक, नहीं तो यूबीएफ का भाग देना है, अपने आप आपको आंसर दिखेगा। बिल्कुल 100% चीज़ें यहाँ अप्लाई कर दो आप। बिंब कौन सा है, बिंब, तो त्रिभुज निकालो कौन कौन से बन रहे हैं। बी ए सी, सी ए डैश, हाँ है ना। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कैसे पता,
190 का 190 जितना ये उतना ये, तो लगाए समरूपता। इसमें बोलो ए बी अपॉन सी ए सी नहीं बोलना है, ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश, इसको नीचे इसको ऊपर, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी ए बटा सी ए डैश। तो फिर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी ए कितना, सी ए कितना और सी ए डैश कितना, समीकरण नंबर। अरे कुछ बोला करो भाई, आया कि नहीं आया? आगे देखो। फिर दो त्रिभुज प्रतिबिंब के लिए पकड़ो प्रतिबिंब को, बी डैश ए डैश, अगर आप दो त्रिभुज बन रहे हैं, बी डैश ए डैश एफ भी बन रहा है और बी डैश ए डैश सी भी बन रहा है, तो बी डैश ए डैश सी अगर ले लिया तो फिर सी ए भी लेना पड़ेगा, जो तो हम ले चुके हैं, फिर तो ये रिजल्ट निकल के आने वाला है, कोई मतलब वाला नहीं है। इसका मतलब आप एक त्रिभुज तो देखिए, बी डैश ए डैश एफ ये 90 का, एफ सी एम ये 90 का, जितना ये उतना ये, हाँ या ना? तो आप देखिए त्रिभुज एम सी एफ और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, ये क्या लगाओ, समरूपता है कि नहीं है? लगाओ। इसमें सी एम बटा सी एफ और इसमें ए डैश बी डैश अपॉन एफ ए डैश। कैसे सोनम गुजर बैग लेकर, क्या आपको दो त्रिभुज समरूप दिखे? समरूप लगाइए आपने, लंब सी एम बटे सी एफ और इसका ए डैश बी डैश अपॉन एफ ए डैश। तो क्या सी एम की वैल्यू ए बी के बराबर है क्या? अरे क्या सी एम ए बी के बराबर है क्या? पहले ले आपस में बटा सी एफ रहना दो, एफ ए डैश दिख रहा है क्या? एफ ए डैश सी ए डैश माइनस सी एफ। अरे कुछ याद आया? यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है ए बी बटा ए डैश बी डैश की, जो आएगी सी एफ बटा सी ए डैश माइनस सी एफ। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश सी एफ कितना है? एफ सी ए डैश बी माइनस एफ। ये समझ में आएगा क्या भाई? अरे क्या सी एफ प्लस का एफ आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सब, मैं आपको देख लो। और सी ए डैश प्लस का भी आएगा क्या? इक्वेशन नंबर 1 और 2 एक ही बात है क्या? दोनों को बराबर कर दें क्या? तो माइनस यू अपॉन वी बराबर एफ अपॉन, बहुवचन गुना करूंगा तो माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर वी एफ, और तीनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दूंगा तो माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ को उधर 1 अपॉन यू को इधर, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? तो दर्पण समीकरण प्रूफ करना और लेंस समीकरण प्रूफ करना बिल्कुल 100% सेम हुआ, बस प्रैक्टिस डायग्राम कर लेना, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बात करें आवर्धन क्षमता की, इसमें सुनना, तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा तो वही है, बस दर्पण शब्द को हटाकर लेंस चिपका देना। लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, ढंग से बैठ, ढंग से, प्रॉब्लम है? तुम तरीकाते बैठ ना सको, अब गिर जा दीवार पे, गिर जा। तुम मतलब अवैध तो ऐसे मरे हुए नहीं, मतलब पड़ गए दीवार के ऊपर, बिल्कुल ही कोई उम्र है गई तेरी उम्र? अरे उम्र हो गई है क्या? अभी तुम देखा ही क्या है?
तेरी अम्मा लागो दिशा भाई है? इधर देखो, अरे इधर देखो ए तो अब शांत हो जाओ। डेफिनेशन सुनना, हेडिंग लेंस की आवर्धन क्षमता लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अरे शुद्ध से देखना, आप सुनो टॉपिक पूरा भी कराना है भाई ना। ए बी क्या चीज है? ए बी बिंब की एच होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर जाऊंगा तो क्या ए बी प्लस का एच होगा? आया ना। और ए डैश बी डैश क्या चीज है? एच डैश होती है, पर नीचे आऊंगा तो माइनस का एच डैश और माइनस का यू अपॉन बी। है ना। अपने को तो एच डैश बटे एच चाहिए, जो कितना आएगा? बी अपॉन। क्या यही मैंने एम के सूत्र में लिखा है? देखना। हाँ है ना। और दो डायरेक्ट याद कर लो। बात यह कि आपको दर्पण के याद हो गए तो लेंस के भी याद हो गए। जैसे आपको दोनों रटोगे तो अपन क्या प्लस माइनस में मिस्टेक मार सकते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी। एफ अपॉन एफ प्लस है यू पर, क्योंकि एफ माइनस बी अपॉन एफ दर्पण में भी ऐसा और लेंस में भी ऐसा। अरे हाँ या ना। ज़्यादा जटिल पड़ता है एफ वाला, आप ढंग से देख लेना चाहिए। रिजल्ट वही, अगर एम का परिमाण एक से बड़ा आ जाए तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, एक के बराबर तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर, एक छोटा प्रतिबिंब बिंब से छोटा। एम बराबर पॉजिटिव मतलब आभासी और एम बराबर नेगेटिव मतलब वास्तविक। रोज दिया करो। क्लियर? क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना है इन पर। आगे बढ़िए। लेंस की शक्ति जरा ध्यान से देखना भाई। देखिए एक्चुअल में सुनना, लेंस प्रकाश किरणों को मिलाता है और फैलाता है। लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, अपसारित करता है। हाँ या ना। ये लेंस है कोई, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, प्रकाशिक केंद्र हुआ, पैरेलल आई बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पर। कितना भाई? कुछ ना होता तो सीधी बाहर निकलती। हाँ या ना। पर लेंस से अपवर्तन होगा और इसके फोकस पर काटेंगे भाई। समांतर आने वाली किरणें कहाँ मिलती हैं? फोकस पर। अरे कहाँ चाहिए लला? कौन की? तो एक दिन ले जा यार, तू रोज ही नहीं मतलब हिंदी को दीजिए लड़ा, दीजिए फटाफट जल्दी से। अरे आवाज नहीं रहे, इधर देखिए। तो ये लेंस इन प्रकाश किरणों को मिलाता भी है और फैलाता भी है। तो लेंस मिलाने को बोलते हैं अभिसारित करना और फैलाने को बोलते हैं अपसारित। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। प्रतीक P है, दिमाग लगाना, सूत्र देखो। ये शक्ति है लेंस की। लेंस ना होता तो सीधी निकलती, पर लेंस है इसलिए मुड़ के निकली। कितना मुड़ी? इतना। ये शक्ति जितना ये उतना ही ये। हाँ या ना। क्या ये डिस्टेंस फोकस दूरी? अरे बोला करो। तो क्या समकोण त्रिभुज में tan लगा दें? tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान है डेल, लंब है 1 मीटर, आधार है f, कोण अल्प, तो tan डेल डेल और डेल ही पावर, देन p इज इक्वल टू 1/f। सुनना, पावर का सूत्र बच्चों को अक्सर एक ही याद होता है, p बराबर 1/f। ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि p बराबर 1/f तो तब लगेगा जब f किस में होगा भाई? मीटर में, क्योंकि आपने दूरी 1 मीटर मानी है ना। और अगर सेंटीमीटर में हो तो p बराबर 100/f।
तो आप दोनों याद करोगे। सुनना, पावर में क्या क्या याद रखना है। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। P बराबर 1/f या 100/f, f मीटर में तो 1/f, सेंटीमीटर में तो 100/f, और इसका मात्रक डैश। किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव? उत्तल की पॉजिटिव, अवतल की। मैंने कहा ना, उत्तल आते ही दिमाग में प्राथमिकता प्लस को देनी है और अवतल आते ही प्राथमिकता माइनस को। हाँ या ना? क्लियर है भाई यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग है अपनी लेंस मेकर सूत्र, इंपॉर्टेंट है वो भी। इधर देखिए बोर्ड पे, अरे इधर बोर्ड पे देखोगे क्या हेडिंग है? लेंस मेकर। पहले याद करा दूं एक बार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत इजी भी है। फोकस दूरी का उल्टा मतलब 1/f और n2/n1 दो वर्तनांक होते हैं ना। n2 तो यहां पर पता है किसका है? लेंस का। और n1 माध्यम का। n2 लेंस का, n1 माध्यम का। 1/r1 माइनस 1/r2। रट पाओगे क्या? लेंस मेकर अच्छे से याद कर लो। मैं प्रूफ दिखाऊंगा, हर चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा, पर चीज़ें चूंकि फॉर्मूला है तो आपको डायरेक्ट याद करने में फायदा है। 1/f फोकस दूरी का उल्टा बराबर n2/n1 माइनस 1 एक कोष्टक में, और 1/r1 माइनस 1/r2। चर्चा करें n1 और n2 पर। जिस माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक है n1, और जिस लेंस को रखा गया है उसका अपवर्तनांक है n2। त्रिज्याओं की बात करूं, दो त्रिज्या होंगी ना, विशेष ध्यान रखना। उत्तल लेंस बोल दे, मैं कहूं कि त्रिज्या 10 और 20 है, प्रश्न में कभी चिन्ह नहीं देगा। उत्तल नाम आते ही प्राथमिकता प्लस को होती है, पर त्रिज्याओं में एक प्लस और एक माइनस, पहली प्लस और दूसरी किसमें? उत्तल में। मेरी बात सुनना, मैं कहूँ उत्तल लेंस की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ r1 प्लस का 20 और r2 माइनस का, जो भी है, समझा आप? और अगर मैं अवतल लेंस नाम दे दूं तो अवतल में प्राथमिकता माइनस को देते हैं क्या? पहली माइनस की और दूसरी प्लस की। त्रिज्याओं के बारे में याद करो, उत्तल आते ही पहली प्लस दूसरी माइनस, अवतल आते ही पहली माइनस और दूसरी प्लस। आपको मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि उत्तल शब्द जहां आता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, हमारी नज़र में प्राथमिकता प्लस को रहती है, बाकी चीज़ें कंडीशन पर डिपेंड करेंगी। देखें कहाँ से आया, ये कोई लेंस है और ये है इसका मुख्य अक्ष, यहाँ प्रकाश केंद्र हो गया होगा, ये रख दिया हमने कोई ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? तो ये जो दूरी है ये आ गई u, कितनी आ गई? यहां से प्रकाश कण आई, हाँ या ना? क्या इसमें दो बार अपवर्तन होने वाला है क्या? अरे बोला करो, एक बार तो कम, वायु से कांच में गई जब, और दूसरा कब? मैं इस लेंस को बीच में से काट कर क्या दो अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से पेश करूं, पहला और दूसरा। ये इसका मुख्य, ये समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? तो पहले ऑब्जेक्ट शायद यहां रखा हुआ है ओ पर, प्रकाश किरण ऐसे आई, हाँ या ना? क्या आपको अवलंब चाहिए? अवलंब सेंटर से गुजरेगा। प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है? कांच में, अवलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब अवलंब की ओर मुड़ेगी तो कहीं यहाँ क्या बनेगी? इमेज, हाँ है ना? तो इसको नाम दिया है आई डैश। आई डैश क्यों नाम दिया है मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये अंतिम इमेज है क्या? ना,
दो बार अपवर्तन का मतलब है कि पहली सतह के लिए ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, उसकी इमेज कहीं बनेगी, और जो इमेज बनी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो ये जो इमेज है, क्या ये फाइनल इमेज है क्या? ना, ये तो दूसरे का ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना। अब इसको दूसरा डायग्राम समझने के लिए आपको कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। सुनना, ये दूरी हम u मान लें, u, और ये दूरी कितनी मान लें हम, b डैश। कितनी मान लें, b डैश। अब एक तरीके से यहाँ रखा हुआ है, हमारी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है मैं वो बनाना चाहता हूँ। मेरे पास इसे समझाने के कई तरीके हैं, 4-5, पर चूंकि बुक में और जितनी रेफरेंस बुक हैं 12th के RVSC की, सब में ये डायग्राम है, तो आप भी फिर यही बनाओ। वैसे मुझे ठीक नहीं लगता है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आई डैश पर, अरे हाँ है ना, मतलब पहली ने ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ बना दिया आई डैश पर, और इस दूरी को हमने नाम दे दिया क्या, b डैश। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रकाश किरण आई डैश से आई, हाँ या ना, अब अपवर्तन होगा, और वापस से क्या चाहिए आपको, अभिलंब। यहां तक तो समझ में आ ही जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि साहब प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है, कांच में, है ना, पर ऐसा आपको कतई नहीं सोचना है। यहां आप एक स्टेप याद कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि पहले प्रकाश किरण वायु से कांच में गई थी, यहां तक आ गई, हाँ या ना। तो अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है। चित्र देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जाने वापस से वायु से कांच में जा रही है, पर आपको फील इस चीज को कैसे करना है, कांच से वायु, मतलब सघन से, तो अभिलंब से कहां हटेगी, दूर। ये अभिलंब है ना इसका अंदर वाला पूरा, ठीक। और पीछे बढ़ाया तो कहीं यहाँ इमेज बनी आई, फाइनल इमेज है दूरी v, और ये b डैश है। ये मतलब दूसरी सतह ने इसकी इमेज कहीं यहाँ बना दी। ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना, आया कि नहीं आया? दोनों डायग्राम ना बने कतई मत बनाना, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बना के काम चला लेना, कि ये बनाओ फिर होशियार दिखाओ और उसको कहो देख मुझसे बन नहीं रहा है, फ्री में बना रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है ना। कतई आप ये डायग्राम बनाओगे ना, बिल्कुल इसमें वही नंबर मिलेंगे जो इसमें मिलने चाहिए थे। दोबारा दिखाओ आपको डायग्राम एक बार। सबसे पहले क्या बनाओ बताओ? लेंस। बोलते जाओ आप रफ्तार में। पहली यहां तक आई, डैश 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 डैश। ये सीन समझ में आया कि नहीं आया? पहली के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ओ पर, इमेज कहां बनी, वो आई डैश दूसरी सतह के लिए ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज भाई साहब ने बनाई, हाँ है ना। ये डिस्टेंस u, ये डिस्टेंस v, ये डिस्टेंस v डैश। अरे नहीं आया? तो आपने देखा कि दो बार अपवर्तन हुआ है, वो भी गोलीय सतह से, और गोलीय सतह में अपवर्तन का सूत्र भी आपको याद करना, n2 माइनस n1 अपॉन r बराबर n2 बटा v माइनस n1 बटा u। बताओ भी पढ़ा था क्या? आज का लेक्चर ही मेरे साथ इसे स्टार्ट किया था, गोलीय सतह से अपवर्तन। पहली के लिए लगा रहा हूं, पहली के लिए। अच्छा, ये सूत्र जब आपने प्रूफ किया था तो आप बरल माध्यम से सघन माध्यम में गए थे, वायु से कांच में गए थे, और पहली सतह की बात कर रहे हैं, तब भी तो अपन बरल से सघन में जा रहे हैं। एज इट इज लगा दो बिना कुछ बदले। तो सब पहली के लिए n2 माइनस n1 अपॉन r बराबर n2 बटा b माइनस n1 बटा u। ये समझ में आया? सुनना, पहले स्टेप के नीचे आती है त्रिज्या, तो सतह नंबर 1 की त्रिज्या मान लें r1 और दूसरी को मान लेंगे r2। तो भाई साहब यहाँ तो आ गया r1, हाँ है ना।
बराबर के बाद जो पहला स्टेप आता है उसके नीचे आती है इमेज की डिस्टेंस। इस फॉर्मूले में v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। और इसमें पहली सतह के लिए इमेज कहाँ है? तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है? तो इसको v डैश करो, हाँ या ना? अरे नहीं आया, बिना चिन्ह के, चिन्ह बिन्ह को कुछ नहीं, चिन्ह ऑलरेडी जमा के आया है वो सूत्र। माइनस n1 बटा u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और पहली के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है u, ये ठीक है रहने दो। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? 2 बार अपवर्तन हुआ है, वो भी गोली सतह से। तो पहले हमने एक गोली सतह से अपवर्तन किया और ये समझ में आ गया। दूसरी की बात करें तो ये सूत्र एज इट इज लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये सूत्र पढ़ा था हमने जब वायु से कांच में गई, विरल से सघन में गई, पर दूसरी के लिए कहाँ जा रही है? सघन से विरल में। तो बदल दो, जहाँ n2 वहाँ n1, और जहाँ n1 वहाँ n2। ये समझ में आया? पहले में क्यों नहीं बदला, दूसरे में क्यों बदला, समझ में आया? और नहीं आया लगता है शायद। इसके नीचे त्रिज्या r2, पहले स्टेप के नीचे इमेज की डिस्टेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ n2 के नीचे ना, पहले स्टेप के नीचे इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज दूसरी की तो i पे बन रही है ना, मतलब b, बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस v डैश। हाँ या ना? 1 और 2 को जोड़ दो, n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2 बराबर n2 बटा b डैश माइनस n1 बटा u प्लस n2 बटा v माइनस n2 बटा b डैश ने b डैश को मार दिया। हाँ या ना? इसमें से आप n2 माइनस n1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, और इसमें से n2 है क्या? यहाँ पर है ना, n1 कॉमन लेकर के 1/b माइनस 1/u, ये बना लेगा 1/f। हाँ है ना? n1 का इधर भाग दूंगा तो n2 बटा n1 माइनस 1 आया, और 1/r1 माइनस 1/r। यह है लेंस मेकर सूत्र। लगता है सर लेंस भी खत्म होने को आया होगा। फिर प्रिज्म कल से नया पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे भाई।